डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और ये समय है सच के साथ का। मन ही मन में युद्ध छिड़ा है, मैं ही मेरा मेरे विरुद्ध खड़ा है। असल में एक ऐसा युद्ध, एक ऐसी लड़ाई जो हम खुद से कर रहे हैं, कभी जानकर कभी अनजाने में, लेकिन इस लड़ाई में हार भी हमारी ही हो रही है, क्योंकि इसका परिणाम जीत में हो ही नहीं सकता। अब आप समझ रहे होंगे भाई ये कौन सी लड़ाई है, कौन सा युद्ध है। रूस यूक्रेन का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, मैं असल में उस युद्ध की बात कर रहा हूं जो वैश्विक लिहाज से छिड़ा हुआ है और हम सब उसमें कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। और ये लड़ाई हमारी हो रही है पर्यावरण के साथ, उस पर्यावरण के साथ जिसने हमको ना जाने कितनी बेशुमार चीजों से नवाजा है, उसके हम ऋणी हैं, लेकिन उसका आभार व्यक्त करने की जगह हम उस पर प्रहार करते हैं और कहते हैं ना कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, जो प्राप्त है हम उसको भी उखाड़ने के दम पर डटे हुए हैं, लड़े हुए हैं और परिणाम देख रहे हैं। टेम्परेचर देखा था ना कितना है पिछले कुछ दिनों से, 50 के पार जब टेम्परेचर दिल्ली और एनसीआर में पहुंच जाए तो सोचिए पर्यावरण को किस तरीके से हम हानि पहुंचा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, आप और हम जानते हैं। एक दिन पहले इस कार्यक्रम को करने का मकसद यही है कि कल के लिए आज की तैयारी पुख्ता हो जाए, बेहतर हो जाए, उम्दा हो जाए। तो विश्व पर्यावरण दिवस में क्या संकल्प लेंगे आप और हम, और क्या लेना चाहिए, वो कौन से इनिशिएटिव्स हैं, वो कौन से एफर्ट्स हैं जो हमको करने ही होंगे। ये अलार्मिंग सिचुएशन की सीमा को हम क्रॉस कर गए हैं और अब भी अगर नहीं समझे तो स्थिति बहुत खराब होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, प्लास्टिक बैन करने का प्रण हमने पिछले पर्यावरण दिवस में लिया था, कहा था नो प्लास्टिक। सच बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, कितने प्लास्टिक को आपने अवॉइड किया? नहीं किया ना? फिर तो चलिए एक बार हमारे साथ इस संकल्प को दोहराते हैं और सोचने और समझने की कोशिश करते हैं कि एनवायरमेंट, ये पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। सिर्फ एक दिवस के तौर पे नहीं, एक दिन के तौर पे नहीं, एक दिन के 24 घंटे के तौर पे नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पल के लिए, हर क्षण के लिए ये पर्यावरण बहुत अहम है। मेरी बातें तो आपसे अगले 55 मिनट तक होंगी और मेरी बातों के पहले, जी हाँ आप जानते ही हैं, एक डिटेल रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे शो की रवायत है। और उस रिपोर्ट को देखने के बाद देश के बड़े चुनिंदा पैनलिस्ट मेरे साथ चर्चा में शामिल होंगे। चर्चा हम करेंगे आपकी, हमारी और पर्यावरण की, क्योंकि एक पृथ्वी है, एक पर्यावरण है, इसको कैसे सहेजना है, कैसे संवारना है, यही तो हमारी और आपकी कोशिश है। तो फिर रिमोट को थोड़ा सा साइड करिए। इस हीट वेव में अगर कुछ राहत के पल चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे साथ रहना है। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ एक तारीख भर नहीं है, ये दिन बताता है कि पर्यावरण और मानव जीवन के बीच एक अटूट रिश्ता है। ये दिन प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का मौका है। ये दिन हमारे साझा पर्यावरण का जश्न मनाने का अवसर है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो ये दिन पर्यावरणीय सार्वजनिक आउटरीच के लिए सबसे बड़ा वैश्विक मंच बन गया है। 5 जून ये भी याद करने का दिन है कि प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत कुछ दिया और उसके बदले में हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं, जिसका नतीजा हम सभी के सामने है। प्रदूषित पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप ने कई बार हमें बता दिया है कि प्रकृति हमसे नाराज है। तो विश्व पर्यावरण दिवस अपनी गलतियों से सीख लेने का मौका भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर पहला विश्व सम्मेलन स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित किया था, जिसमें 119 देश शामिल हुए थे। ये पहला मौका था जब सभी देशों ने पृथ्वी सिद्धांत को अपनाया था।
और यहीं से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला लिया गया। हर साल पर्यावरण दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है और हर साल एक अलग देश इसकी मेजबानी करता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन पर केंद्रित है, जिसकी मेजबानी का मौका इस बार सऊदी अरब को मिला है। इस बार का उद्देश्य है कि कैसे पर्यावरण के प्रति संजीदगी को और बढ़ाएं और मरुस्थलीकरण के बढ़ते संकट को कम किया जाए। इससे पहले 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो 5 जून को सिर्फ एक दिन समझकर ना बिताया जाए, बल्कि कोशिश की जाए पृथ्वी को एक समझने की, उसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, सूखे, महामारी और प्रदूषण से बचाने का भी प्रयास किया जाए। क्योंकि ये कोशिश अगर अभी नहीं की गई तो वो दिन दूर नहीं जब इस पृथ्वी में हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, कूड़े कचरे और प्लास्टिक का सही से निस्तारण करें, खुद जागरूक बने और दूसरों में भी जागरूकता की अलख जगाएं। तो आज सच के साथ के कार्यक्रम में इन्हीं समस्याओं और उसके समाधानों को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी टीम ने इस रिपोर्ट के जरिए कई जानकारी तो दी, लेकिन सुकून देने वाले वो तस्वीरें भी आपको दिखाई, वो पहाड़, वो झरने, वो पानी, वो खुशनुमा पर्यावरण जो हमारी जिंदगी को और दुरुस्त करता है। लेकिन क्या ये तस्वीरें हमारे आसपास आप देख पाते हैं? अगर नहीं तो फिर शो को जरूर देखिए। मेरे साथ चर्चा में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं गुंजन मिश्रा जी, पत्रकार हैं और अक्सर इसी तरह के विषय पर अपनी बात बहुत बेबाकी से लिखते हैं। कई आलेख इनके आपने पढ़े होंगे। मेरे साथ पवन मैठारी साहब जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपनी बात को बहुत बेबाकी से सबके साथ रखते हैं। मैठारी साहब, स्वागत आपका इस शो में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा साहब, पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण की नब्ज अच्छे से टटोलना जानते हैं। आज बहुत अहम जानकारी इनसे मिलेंगी। सर, स्वागत आपका। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दुष्मंता रंजन पटनायक साहब, IMD से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रमुख वैज्ञानिक हैं और दुष्मंता साहब से इस मौसम को समझेंगे नजदीक से, क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो चला है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा आप ही से। डॉक्टर शर्मा, असल में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस क्या सिर्फ एक दिन, या फिर यह आभार व्यक्त करने का भी वो दिन जब हम प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को, अपने आभार को व्यक्त कर सकते हैं, या फिर हम सीख लेने को तैयार नहीं है? कैसे देखते हैं आप? जी, ये जो 5 जून का जो दिन है वो उन संकल्पों को दोहराने का दिन है जो 1972 में स्टॉकहोम में सभी देशों के अध्यक्षों ने लिए थे जी। और मैं बात करूं 5 जून से पहले भी 1972 में नहीं 1987 में ब्रेटन लैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब सारे देशों के शासनाध्यक्षों ने सोचा था कि भाई ये जो विकास हम कर रहे हैं क्या ये वाकई में टिकाऊ रहेगा। तो उसमें एक रिपोर्ट बनी थी आवर कॉमन फ्यूचर, और उस रिपोर्ट में पहली बार एक वर्ड आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि टिकाऊ विकास, सतत विकास भी हम जिसको कह सकते हैं। इसका तात्पर्य ये था कि ये ऐसा विकास जो न केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, बल्कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। तो जो पर्यावरण का जो 5 जून का जो दिन है, अपने संकल्पों को दोहराने का दिन है और ऐसे प्रण लेने का दिन है, जैसा कि आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि भाई किस तरह से तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये एक ऐसी सच्चाई है, अब इससे हम नकार नहीं सकते, लेकिन इससे हमको मिलकर लड़ना है। हम नकारते नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब हम सीखते भी तो नहीं है। ये ना सीखने की जिद कितनी भारी पड़ेगी हमको? जी देखिए, जैसे कहते हैं ना कि अगर हम आज एक्शन नहीं लेंगे तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। पहले हम लोग आज से 10-12 साल पहले कहते थे कि क्या क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है, लेकिन आज सब लोग इसको मानते हैं। किस तरह से जो हमारा मौसम चक्र बदल रहा है, मौसम में बदलाव आ रहे हैं, उसका न केवल हमारी खाद्य सुरक्षा पर, एवं अभी हमारी जैव विविधता पर भी, अभी हमने 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया, तो उन सब पे प्रभाव पड़ रहा है। तो अब इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि हमको इस पर मिलकर काम करना है, चाहे वो सरकारें हों, न केवल सरकारें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संघ, सभी लोगों को, जनता को और सबको मिलकर इस पर कार्य करने की जरूरत है। लेकिन मैठानी साहब, एनवायरनमेंट के साथ इस तरह की बॉन्डिंग हमारी, अटूट रिश्ता हमारा, वो संबंध जिसके बिना जीना मुश्किल है,
लेकिन हम वैल्यू नहीं करते हैं सर। अभी देखा सर मैंने, दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पे इतनी भीषण आग लगी हुई है जंगलों में, जिसने तापमान को और बढ़ा दिया है। हम लालची हैं, हम बदमिजाज हैं, हम बददिमाग हैं, या हम कुछ सीखने को तैयार नहीं है सर? उपाध्याय जी बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है। और जो बात है ऋण चुकाने का, पर्यावरण का, कि हम वैदिक रूप से भी मान कर चलते हैं कि हमारे वैदिक रीति में भी हम जब स्वस्ति वाचन का करते हैं तो सबसे पहले धन्यवाद प्रकृति का करते हैं, पर्यावरण का करते हैं। हम द्योहु शांति रक्षकं शांति, पृथ्वी शांति राप शांति रोक दे शांति ही, वनस्पति शांति, विश्व दिवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगं शांति, शांति रेव शांति, सामा शांति रेदी। मतलब किसी भी शुभ कार्य में हम प्रकृति को, जो धरती का माँ, हम पितृ ऋण, देव ऋण, धरती जो ऋण है, धरती माँ का ऋण चुकाने के लिए सबसे पहले उसकी शांति की कामना करें। उसमें वनस्पति शांति, विश्व दिवस शांति। लेकिन आज जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जंगलों को खत्म कर कंक्रीट के वन बनाए जा रहे हैं, कंक्रीट के शहर बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण आज प्रकृति और जो असंतुलन हो गया। अभी जो हमारे साथी ने, पैनलिस्ट ने भी कहा कि जैविक जितनी हम अंधाधुंध वन का अंधाधुंध कटान करेंगे उतना प्रकृति हमसे रूठेगी, प्रकृति हमसे दूर होगी। प्रकृति जब हमसे दूर होगी तो पर्यावरण पे संकट आएगा। आज संयुक्त राष्ट्र संघ को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि पूरे वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्रीन हाउस से उत्सर्जन गैस, इस बार नहीं हो रहा। हाँ। मैंने तो जब से होश संभाला है, मैं हर साल यही रिपीट टेलीकास्ट देखता हूं सर। तो सरकार उसके प्रति चेतना नहीं है, सब हर तरह की तैयारी करती है। 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, 4 धाम की तैयारी कर रही है, लेकिन जो गर्मियां शुरू हो रही है, सरकार को चाहिए कि हर साल आग लगती है, वनों के साथ में हमारी जो जीव जंतु उससे पहले सरकार को सतर्क होना चाहिए, उन कारणों को ढूंढना चाहिए। कई पिरूल पे आग लग गई है सूखी, वो तो हर बार आज से थोड़ी पिरूल पहाड़ में हो रहा है, तो सनातन से हो रहा है। जैसे नवंबर के अंदर दिल्ली के अंदर जब कहा जाता है कि पंजाब के अंदर जो कटाई होती है उससे पराली जलने से आग लग जाती है, हवा और सारा दूषित हो जाता है। कम से कम हमारे को बहुत 15 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर सब कुछ बंद करना पड़ता है, स्कूल बंद करना पड़ता है। वही आज जब गेहूं का कटान हो जाता है और पिरूल पहाड़ों में सूख जाती है घास जंगलों में, उसके बाद कहते हैं पिरूल है, तो सरकार को इन सब चीजों को यदि वो जैविक तरीके से उनको तो सर ना ये पिरूल नहीं है, ना सरकार नहीं है, और ना ये हमारी सोच नहीं है, लेकिन जो हरकतें हैं सर वो पुरानी जरूर हैं। ये पुरानी, मैं ये समझना चाहता हूं पुरानी चीजों से हम सीखते क्यों नहीं है? पठानी साहब, सीखते हैं, हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं को धरातल पे नहीं रख के मान चलते। हम चलते हैं कि इस साल चला गया, फिर निकल जाएगा, बारिश हो जाएगी, रुक जाएगा। अरे जो कितने हेक्टर वन का इसी साल की आग से नुकसान हुआ है, उसको यदि हम सतर्क रखें तो केवल जंगल ही नहीं, उसके साथ में हम पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, पता नहीं कैसे कैसे जीव जंतु एक आग से है, उसको बचा सकते हैं। सरकार को बिल्कुल गंभीर होना पड़ेगा। जिसको तुमने बाद में सरकार ने, डीएम ने आग्रह किया कि भाई हम हेलीकॉप्टर से पानी बरसात करेंगे, वो उपाय आपने पहले क्यों नहीं करे? जब जंगल के जंगल आग लग गई है तब सतर्क होने से क्या, जब सब कुछ लुट गया तो तब हुए, तो होश में आए तो क्या आए? ठीक है, गुंजन मिश्रा भी हमारे साथ हैं। तो गुंजन सर, इस 5 जून को लेके क्या हम वाकई संजीदा हैं? क्या वो संजीदगी की अनुभूति आपको होती है जिसकी असल में आवश्यकता है? आप कैसे देखते हैं इस 5 जून को, इस पर्यावरण को और इस पर्यावरण दिवस को भारत के कॉन्टेक्स्ट में? जहाँ तक संजीदगी का सवाल है तो मैं बताऊं कि हमारे देश में 161 दिवस, 160 या 161 दिवस पर्यावरण से संबंधित मनाए जाते हैं। चाहे वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो, या फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, या पानी से रिलेटेड हो, या सॉइल से रिलेटेड हो। लगभग 161 दिन पर्यावरण संबंधित क्रियाकलापों के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं। सिर्फ 5 जून की ही बात नहीं है कि आप कहेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। टाइगर दिवस, क्रोकोडाइल दिवस, पानी का दिवस, मिट्टी का विश्व दिवस। पर्यावरण दिवस एक पृथ्वी एक पर्यावरण का संदेश देता है ना, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया। तो ये सब चीजें जो हैं डायरेक्ट या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्यावरण से रिलेटेड तो है ही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 161 दिवस जो भारत में मनाए जाते हैं वो पर्यावरण से संबंधित ही मनाए जाते हैं। तो छोड़ दें इसको मनाना? नहीं, छोड़ नहीं दें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप
हमको चाहिए कि अपने विचारों में हमको चाहिए कि उसको आत्मसात करें। सर ये तो बहुत आदर्श बातें हैं ना, किताबी बातें हैं सर, ये तो आदर्श देखिए सर, जब तक हम अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं रखेंगे तब सर, तक हमको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है ना सर। आप तो अब हम उस स्टेज में आपको दिखते हैं क्या? अभी हम सोचेंगे तो लिखेंगे तो पढ़ेंगे, फिर ये आदर्श हम समाहित करेंगे, तब ये आग बुझ पाएगी, तब ये गर्मी कम हो पाएगी। क्या हम उस स्टेज में हैं सर? अब आपको मैं बता दूं सर, आप आदर्श की बात कर रहे हैं, विज्ञान ने अभी तक क्या दिया? विज्ञान ने सिर्फ अभी तक जो भी आदमी से करवाया वो अपराध ही करवाए हैं। चाहे वो पर्यावरण के एंगल से आप देख लीजिए, किसी भी एंगल से देख लीजिए आप, विज्ञान ने जो कुछ भी इन्वेंशन किया है, कुछ भी इन्वेंट किया है, भले वो ठीक है, उससे हमको सहूलियत कारें छोड़ के बैलगाड़ी पे चल रहे? नहीं, बैलगाड़ी पे नहीं चले, बैलगाड़ी पे हम चले, गैस छोड़ के चूल्हा जला ले? नहीं, मैं बात ही नहीं करूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमको अपना सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। आप विज्ञान को ब्लेम कर रहे हैं ना सर, अंतःकरण आप विज्ञान को ब्लेम कर रहे हैं ना सर। विज्ञान को ब्लेम नहीं कर रहा। हमारी और आपकी बात ये विज्ञान के जरिए लोगों तक जा रही है ना। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि भाई हमको कुछ फायदा हुआ है तो उसको कुछ नुकसान भी हुए, और उस नुकसान को हमको कैसे मिटिगेट करना है, हमको इसको सोचना चाहिए। और उसको सोचने के लिए हमको अपने अंतःकरण को, अपने आप को तलाशना होगा। कैसे? अब कैसे तलाशेंगे? कैसे तलाशना होगा? हमको ये जानना होगा कि भाई प्लास्टिक से आने वाली पीढ़ियों को क्या नुकसान होने वाला है, मिट्टी को क्या नुकसान होने वाला है, जल को क्या नुकसान होने वाला है। हम नहीं जानते सर, इतने मासूम, क्या नुकसान होने वाला है। इतने मासूम है हमें नहीं पता ये। वही तो मैं सर दिक्कत ये है, पता होने के बावजूद जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, सवाल वहां पे है। हम में से कोई इतना मासूम, कोई इतना भोला नहीं है जिसे नहीं पता कि प्लास्टिक का कितना नुकसान है। सर ये नुकसान है, जानकारी है, फिर हम नहीं कर रहे हैं। मुझे इस पे पीड़ा है सर। बात आपकी बिल्कुल सही, गैर जिम्मेदार। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमको अपना अंतःकरण, अपने आप को शुद्ध करना होगा, अपने विचारों को परिपक्व करना होगा, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और विचारों को परिपक्व कैसे करना होगा? विचारों को परिपक्व करना होगा जो हमारे बुजुर्गों ने हमको सिद्धांत दिए, सहअस्तित्व वाला सिद्धांत। बिना सहअस्तित्व के आप प्रकृति के साथ पल भर नहीं चल सकते। सहअस्तित्व का सिद्धांत हमको पालन करना ही होगा, तभी हम जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भी वनस्पति है, जो भी प्रकृति है, उसके साथ हम एक सामंजस्य का व्यवहार कर पाएंगे। अगर हम सामंजस्य का व्यवहार नहीं करते हैं तो सीधा ये मतलब है कि हम पढ़े लिखे होकर भी बेवकूफ हैं। अब पर्यावरण दिवस को मनाते हुए कितने साल हो गए? 50 साल से ज्यादा दिवस हो गए। 1972 में ये लागू हुआ था कि पर्यावरण दिवस मनाया जाए। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उसका रिजल्ट आज हमको क्या मिला है? उसका रिजल्ट ये मिला है कि हमारे जंगल साफ होते चले गए, हमारी नदियां मैली होती चली गई, हमारी मिट्टी खत्म होती चली गई, हमारी जैव विविधता खत्म होती चली गई। तो हमको उसका रिजल्ट क्या मिला? हमको रिजल्ट यही मिल रहे ना सब कि आज जलवायु परिवर्तन हो रहा, वैश्विक समस्या खड़ी होगी हमारे सामने। तो रिजल्ट के मुहाने पे जब हम खड़े होते हैं, खुद को आंकते हैं, तो फिर हमें एक बड़ा सा सिफर मिलता है, एक बड़ा सा शून्य मिलता है, और यही आज चर्चा का विषय। सर आऊंगा आपके पास। डॉक्टर पटनायक भी मेरे साथ मौजूद है। तो डॉक्टर पटनायक, विश्व पर्यावरण दिवस जिस वैश्विक मंच की चाह के साथ पूरे विश्व के लिए स्टैब्लिश किया गया था, क्या वो वर्ल्ड वाइड वो प्लेटफॉर्म बन पाया है जिसमें सारे देश मिलके एक राह पे चलते हुए नजर आ रहे हैं और इस सेंसिटिव इशू की सेंसिटिविटी को समझ पा रहे हैं? आपका टेक क्या है सर? देखिए, ये विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को बनाया है, ये बहुत सोच समझ के लिया गया कदम था। जब देखा गया कि जब तक हम अपना पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखेंगे, ये हमको बहुत सारी समस्या का हमको भोगना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण काफ़ी दूसरा समस्या भी आ रहा है, जैसे कि आपने तापमान का बताया, तो ये सब जलवायु परिवर्तन का एक हिस्सा है। बहुत सारे टेम्परेचर जो तापमान है धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये हमने ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं उसको। और भी जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण हमारा जो दूसरा जो वेदर सिस्टम जो बोलते हैं हम, साइक्लोन हो गया, ये बारिश ये सब चीज बढ़ रहा है, तो इसका कुप्रभाव पर्यावरण को ऊपर है। तो ये जो हम जलवायु परिवर्तन को हम देख रहे हैं, तो इसका प्रभाव जो कुप्रभाव जब बढ़ रहा है, तो हम लोगों को सचेत कैसे करेंगे? इसके कारण पर्यावरण दिवस का मनाने का मकसद यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए।
लोगों को जागरूक कि एनवायरनमेंट जो सुरक्षित रहे तब जाके हमारा भविष्य सुरक्षित तो रहेगा। अपने मकसद में कामयाब दिखाई दे रहा है ये दिन? तो कामयाब तो ये जो है कामयाब पूरा हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए, लेकिन कितना % हो गए सर? देखिए अभी जैसे कि ये बहुत 1972 से हम बना रहे हैं, 50 साल से ज़्यादा हो गया, तो लोगों को अगर जागरूक करना जरूरी है। पहली बात ये नहीं, है, हम मुझे परसेंटेज बताइए ना सर, अगर समझ पा रहे हैं तो कितने % हम इसमें सफल हुए हैं सर? मुझे तो लगता है 50% से कम है। वो इतना भी तो हम नहीं पा पाए, लेकिन कुछ हद तक है, कुछ तक है, लेकिन सर, हमारा 50% से कम तो 20% भी होता है, 30% भी होता है, 40 भी होता है। मुझे सर एक एग्जैक्ट फिगर बता सकते हैं क्या? मेरे कि हिसाब 20 में से 30? मैं अगर मेरे आकलन करूंगा तो 30 से 35% तक हम हुए हैं। शर्मनाक है ये ये शर्मनाक है सर, इट्स अ शेमफुल यस फॉर अस। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन डॉक्टर पटनायक, जिस विश्व पर्यावरण दिवस की हम बात कर रहे हैं, इस विश्व पर्यावरण दिवस की जो ध्येय थे, जो मोटिव था, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है सर। क्या सिर्फ ये कह देना कि एक दिवस पे हम निर्भर हो जाएं, खुद की जिम्मेदारी कितनी है सर? खुद की जिम्मेदारी भी है, सारे नागरिक का जिम्मेदारी है। ये जो है, जो जैसा कोई भी चीज़ हम करते हैं तो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म बोलते हैं जी, यस 2-4 दिन के अंदर हमको क्या करना चाहिए। गर्मी से कब राहत मिलेगी जानना चाहते हैं ना, तो ब्रेक के उस पर रहिएगा मेरे साथ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, क्योंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और ये सिर्फ दिवस नहीं है, हमें और आपको जागरूक करने का एक अवसर भी है। और मैं जानता हूं मेरे तमाम व्यूवर्स इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। इस अवसर को और कितना फ्रूटफुल बना सकते हैं, वही जानने की, समझने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान चर्चा में मेरे साथ बने हुए हैं। ठीक है, चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शर्मा, आप ही के पास आना चाहता हूं कि सर 2 चीजें मेरे जहन में है। पहली ये कि 1972 से 2024 तक का ये सफर आपकी निगाह में कितना है, क्योंकि अभी पटनायक साहब ने बताया कि ये तो 30% के आसपास ही सिमट जाता है। और दूसरा ये कि क्या सर ये अलार्मिंग सिचुएशन है या वी हैव ऑलरेडी क्रॉस दिस अलार्मिंग सिचुएशन, हम ये अलार्मिंग सिचुएशन पार कर चुके हैं? देखिए, जैसा बताया आपने कि मेरे साथियों ने भी बताया कि मुझे एक महात्मा गांधी जी का एक वक्तव्य याद आता है जी। उन्होंने कहा था कि ये पृथ्वी हर एक आदमी की आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकती है, लेकिन एक भी आदमी के लालच को नहीं। तो ये जो आप पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, ये लालच की बात है, प्रकृति के दोहन की बात है, प्रकृति के साथ कदम मिला के चलने की बात नहीं है। तो जैसे कि बताया कि क्या हम कितने सफल हुए हैं, तो मैं एक उदाहरण की सहायता से बताना चाहूँगा कि ये जो इस तरह के जो आयोजन किए जाते हैं, चाहे वो जैव विविधता दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो, वेटलैंड्स डे हो जो हम 2 फरवरी को मनाते हैं, उनका उद्देश्य ये है कि किस तरह से जनमानस को जागृत किया जाए। अभी हमारे साथी ने कहा कि जो पराली जलती है, तो उसका मैं बताता हूँ कि इतना जागरूकता हो गई है, लेकिन आप सोचें कि किसान के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे, नहीं, हमको सबको मिलकर काम करना है, पॉलिसी मेकर्स को काम करना है। तो एक मैं बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि जो एक किसान का बच्चा था, खुद उसने जाके स्कूल में शिकायत की कि जी मेरे पिताजी ने पराली जलाई है। तो बच्चे, जब ये चीज़ बच्चों तक परकुलेट हो जाती है ना, आज अब कई बार क्या करते हैं हम बड़े लोग, गाड़ी से पॉलीथीन फेंक देंगे, कुछ भी फेंक देंगे, तो बच्चे कहते हैं नहीं पापा, ये हमको स्कूल में सिखाया गया है कि आप ऐसा मत कीजिए। तो ये अवेयरनेस में तो वाकई में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मैंने बताया ना कि लालच की बात जहाँ पे आ जाती है ना, उस पे हमको बहुत काम करने की ज़रूरत है। और ये जो विज्ञान है ना, जैसे हमारे साथी ने बताया, विज्ञान अभिशाप नहीं है, विज्ञान एक वरदान है। अगर हम देखें कितने अकाल पड़ते थे, भुखमरी पड़ती थी, आज हम एक ऐसे देश के रूप में हैं कि हम ना केवल आत्मनिर्भर हैं। जब हमारे देश आज़ाद हुआ था तो 50 मिलियन टन हमारा खाद्यान्न उत्पादन था, आज हम 324 मिलियन टन के आंकड़े को पार कर गए हैं। तो क्या ये बिना विज्ञान के संभव है? नहीं।
विज्ञान का साथ बहुत जरूरी है, नई नीति, लेकिन उनका समन्वय करना है हमको, किस तरीके से पर्यावरण को बचाना है। नई नई तकनीकें आ गई हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, किस तरह से हमको कार्बन को पर्यावरण में नहीं जाने देना है, किस तरह से आजकल हम कार्बन फार्मिंग की बात करेंगे, किस तरह से हमको अपनी, क्योंकि आज के जो कल का जो होने वाला है उसका थीम भी है लैंड रिस्टोरेशन, यानी कि हमको अपनी मृदा का स्वास्थ्य को फिर से सही बनाना है। अगर मृदा का स्वास्थ्य आपको सही बनाना है तो उसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। किस तरह से हम अपनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाएं, उसमें जो जैव विविधता है, जो हमारी मिट्टी में जैव विविधता है, केंचुए हैं, छोटे छोटे जीवाणु हैं। वेरी सॉरी टू से, जैसा आपने बोला कि पिछले साल का था हमारा थीम था बीट द प्लास्टिक, और हमने देखा प्लास्टिक प्रदूषण की, जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, वो ऐसी ऐसी जगह पहुंच गई है। अब जो हमारा ह्यूमन प्लेसेंटा है, जो मानव जब बच्चा जन्म होता है उसके पेट में, उसके जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वहां तक जो माइक्रो प्लास्टिक के कण पहुंच गए, हार्ट में पहुंच गए हैं। तो ये जो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण इतना भयावह है कि इस पे सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। तो ये जो ऐसे जो दिवस बनाए जाते हैं उनका उद्देश्य यही है कि किस तरह से जो सरकार है, ना केवल एक देश की सरकार बल्कि पूरे विश्व की, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो लोग समुद्र में डालते हैं, समुद्र से अलग अलग देशों में चला जाता है। तो माइक्रो प्लास्टिक, ये जो इसका जो मुख्य तत्व यही है कि किस तरह से अवेयरनेस की जाए, अवेयरनेस के साथ पॉलिसीज बनाई जाएं। देखिए बिना धन के कुछ नहीं होता है, पॉलिसी के साथ में इकोनॉमिक सपोर्ट होनी चाहिए। अगर आपने पॉलिसी बना दी, ठीक है, तो आपको अगर सपोज को पराली प्रदूषण कम करना, मैं एक उदाहरण के सहायता से बताता हूं, तो हमको किसान को उसको पराली का जो प्रबंधन है उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी कि जो हमको प्रकृति से नियामतें मिली हैं उनको हमको सहेजना है, लेकिन हमको उन किसानों को प्रोत्साहित करना है जो प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, उनको हमको अलग से पेमेंट करना है। इसको बोलते हैं पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, या जो पारिस्थितिकीय सेवाएं मिल रही हैं हमको, उनका हमको भुगतान करना है। जैसे जो किसान अपने खेत में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, हम उनको लगभग 5,000-6,000 रुपये साल अतिरिक्त दें, तो उससे वो उत्साहित होंगे। यही हाल है कि जो व्यापारी, जो उपभोक्ता या जो कंपनियां प्लास्टिक प्रदूषण को अच्छे ढंग से नियंत्रित करती हैं, तो उनको इंसेंटिवाइज करना है हमको, तभी इस दिशा में आगे कदम चलेंगे। तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये जो दिवस मनाए जाते हैं उसका औचित्य है, ताकि हम एक जागरूकता पैदा कर सकें। ठीक है सर, लेकिन वो जागरूक हम कितना हो पाते हैं, फिर वही सवाल आ जाता है। आता हूं सर मैं आपके पास, मैठाणी साहब भी मौजूद है। मैठाणी साहब, हमने देखा है कई बार लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, डॉक्टर रमेश भी कह रहे थे कि उनको जागरूक करने की बहुत जरूरत है, लेकिन ये जागरूकता के लिए हमने देखा है बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, कई कंट्रीज इकट्ठा हो रही है, कई संवाद हो रहे हैं, कई शिविर हो रहे हैं। सर उनका मतलब क्या रह जाता है? वो सब हवाई है, या फंड रेज करने का एक तरीका है, या पिकनिक का एक तरीका है, तो चलिए आइए आज हम आपको रूस घुमा लाएं, क्या वो उस पैटर्न पे देख रहे हैं हम? उसकी कोई औचित्य, उसकी कोई वक़्त है कि नहीं है सर? नहीं, वक्त तो है एक अवेयरनेस लाने के लिए आम जनता तक, और आम पूरा, क्योंकि देश भारत का प्रश्न नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, मान लो स्टॉकहोम से होते हुए हमने रियो द जेनेरो या दूसरी जगह हम कई जहाँ ये सम्मेलन हुए हैं, वहाँ के प्रकृति के जो सेवा कर रहे हैं लोग, वहाँ पे पर्यावरणविद लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पे लोग गए हैं उनका ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन कई बार देखा यह जाता है कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस सेमिनार इतना ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं, जैसे जबकि पर्यावरण को बचाने के लिए छोटी छोटी घटनाएं पूरे वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित कर जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर 1972 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया पर्यावरण दिवस। 1974 के अंदर चिपको मूवमेंट चला। चिपको मूवमेंट रैणी गांव का एक छोटे, मतलब इलाहाबाद की एक साइमंड कंपनी को अंगी एक वृक्ष होता, उनको काटने का ठेका जब गवर्नमेंट ने दिया, उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का ही एक अंग हुआ करता था, तो चंडी प्रसाद भट्ट जो एक सर्वोदयी नेता हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में, और गौरा देवी जैसी महिलाओं ने उसको पेड़ को अपना पूरा लिपट गई उससे कि पेड़ पहले हमें काटो फिर पेड़ को काटेंगे। तो एक सेमिनार की वजह चिपको आंदोलन ने एक ऐसा बड़ा मूवमेंट चला कि उतना उसमें चंडी प्रसाद, बाद में सुंदरलाल भट्ट बहुगुणा उससे जुड़े, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, वृक्ष मित्र के पुरस्कार से भारत सरकार ने उनको पुरस्कार किया, रेमन मैगसेसे अवार्ड उनको मिला। तो उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया जनता का, विश्व का, कि चिपको मूवमेंट भी एक ऐसा मूवमेंट है
कि भाई जो वृक्ष को बचाने के लिए आदमी ने अपने आप को ही लगा दिया उसमें कि मैं पेड़ से ज्यादा पहले मुझे काटो, यदि पेड़ मुझे काट दो उसके बाद पेड़, तो कितना क्या दुर्दशा है, कितना उसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर उसमें सफाई हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, उसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। किसने गंदा किया उसको? हम ही लोगों ने सबने। आज जो जितना कानपुर से अंदर जितनी चमड़ा फैक्ट्री है, जितना गंद उस गंगा के अंदर आते हैं, एक तरफ हम कहते हैं गंगे चिमनिच गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, गंगा का आचमन लेते हैं अपनी आत्मशुद्धि के लिए, और दूसरा तरफ उसके अंदर कचरा प्रवाहित कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण, तो सर हम आडंबरवादी है ना, हम गंगा को एक तरफ माँ कहते हैं और उसी माँ के साथ इसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार के साथ साथ जो आम जनता है या जो हमारा जितना कॉर्पोरेट जगत है, उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उसे क्या उपाय करना चाहिए। यदि सरकार, ठीक है, रोजगार भी तो चाहिए फिर सर, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, कंपनी एस्टेब्लिश नहीं होंगी, फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी, तो फिर आप बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। नहीं ऐसा बैलेंस कैसे होगा? रोजगार के लिए हम ये तो नहीं करेंगे कि अपना बलिदान उसको मतलब अपना पर्यावरण को गंदा कर देंगे। आज इसी रोजगार के लिए सर पहाड़ों का दोहन हो गया है, पहाड़ों को काट के बड़े बड़े रिजॉर्ट और होटल्स बन गए हैं सर। वो किस लिए हुआ है? रोजगार के लिए तो हुआ है सर। आप दिखा दीजिए, आप उत्तराखंड क्या, आप उत्तराखंड का ही जिक्र कर लीजिए, आप बताइए मुझे कि कितने पहाड़ों को नहीं काट दिया गया कुछ रिजॉर्ट्स के लिए, फिर प्रकृति प्रकोप दिखाती है तो पूरे रिजॉर्ट बह जाते हैं। रोजगार के लिए हम प्रकृति का विनाश तो नहीं कर सकते। 2013 में केदारनाथ आपदा क्या था, ग्लेशियर का फटना ना, बार बार उत्तराखंड के अंदर या दूसरे कई जगह हम देखते हैं। आज पूरे विश्व के अंदर हम देखते हैं, अमेरिका के अंदर देखा, चाइना के अंदर देखा है कि पर्यावरण असंतुलन के कारण जो घटनाएं घटित हो रही हैं, असमय बारिश हो रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, वो सब प्रकृति से छेड़छाड़ है। जब तक हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते रहेंगे, अपने लालच के लिए करते रहेंगे, अपने स्वार्थ के लिए करते रहेंगे, तो प्रकृति हमें का दोहन करते रहेंगे, तब तक उसको हम बचाने, हमें भी बचाने वाला कोई नहीं है। प्रकृति का संकट हमारा संकट है, मानव संकट है। प्रकृति किसके है? प्रकृति की देन क्यों है? प्रकृति हम सबको पालती है, उसकी गोद में बैठकर हमने, यदि हम उसका विनाश करेंगे तो हम अपना विनाश करेंगे। ठीक है, और उस विनाश की झलक समय समय पे हम देखते रहते हैं। गुंजन मिश्रा भी हमारे साथ है। मिश्रा जी, असल में जो इस बार का टॉपिक है विश्व पर्यावरण दिवस का, वो है भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। सर, इसके अनुसार अब इस टॉपिक के हिसाब से आपको क्या लगता है, जो वैश्विक स्थिति है मरुस्थलीकरण के हिसाब से और लचीलेपन के हिसाब से, सूखे के हिसाब से, कहां पे आप पाते हैं, खासकर भारत की स्थिति को अगर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, क्योंकि आप बारीकी से नब्ज पकड़ते हैं इस विषय की। देखिए, भारत में लगभग 30% जो हमारी फर्टाइल सॉइल थी वो बैरन हो चुकी है। हाँ। 94 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हमारी जो लैंड है वो खराब हो चुकी है। इसी तरह से पानी की स्थिति किसी से छुपी नहीं है कि पानी जो भूजल था उसका स्तर हजारों फीट नीचे जा चुका है। कोई शहर पानी के बिना पानी के हो चुके हैं। हाँ, बेंगलोर की आप समस्या देख लीजिए, चेन्नई की समस्या देख लीजिए, दिल्ली की समस्या देख लीजिए, किसी भी महानगर की समस्या देख लीजिए, आप पानी को लेकर आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितना पानी है और कितना नहीं बचा। कोई सलाइन पानी से प्रदूषित सलाइन पानी पी रहा है, कोई फ्लोराइड युक्त पानी पी रहा है, कोई आयरन युक्त पानी पी रहा है, कोई आर्सेनिक युक्त पानी पी रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आपने पंच महाभूतों को पूरी तरह से हम लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। अब पंच महाभूतों को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया, तो मेरा तो यही अपना मानना होगा, सोचना होगा कि हम पर्यावरण दिवस को एक समुच्च रूप में लेके चलें, तभी हम इस पे कुछ काम कर, जो भी हम काम करेंगे वो हमको दिखाई देगा, वो हम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और अगर हम एक एक पैरामीटर को लेकर चले, जैसे आज आप कह रहे हैं, ऐसे ही जाएंगे ना, जहां तक मैं समझ पाता हूं सर। अगर आप एक एक करके टारगेट शामिल करेंगे, तो आज आप पता चला कि इस साल आपने पानी को लिया तो पता चला कि हवा खराब हो गई, हवा को लिया मिट्टी खराब हो गई, है मिट्टी को लिया फिर आपका प्लास्टिक वाला आ गया, प्लास्टिक को लिया तो पता चला फॉरेस्ट आ गया, फॉरेस्ट को लिया तो पता चला कि आपका मौसम हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया। तो एक एक को लेके नहीं चलना है। प्रकृति जो है, प्रकृति सबका एक इंटीग्रेटेड, हमारे पास एक इंटीग्रेटेड, एक कहना चाहिए कि हमारे पास एक समुच्च एक इकट्ठा
हमारे पास जो पंच महाभूत है उसका एक उदाहरण है। तो एक एक करके अगर हम चलेंगे तो एक एक ही बचा पाएंगे, फिर हम पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे। बचा तो हम एक भी नहीं पा रहे सर, लेकिन सर मैथ्स का एग्जाम मैथ्स के दिन होगा ना, फिर हिंदी का होगा, फिर इंग्लिश का होगा। आप चाहे सारे एग्जाम एक ही दिन हो जाएं तो ये बड़ा व्यवहारिक नहीं दिखाई देता सर मुझे। एग्जाम की बात अलग है सर। सर ये तो बहुत बड़ा एग्जाम है, जीवन का एग्जाम है सर हमारा। वही मैं कह रहा हूं कि ये जीवन का एग्जाम है, तभी हमको सबको साथ लेके चलना होगा। अदरवाइज हम एक एक करके चलेंगे तो हम उसको सफल नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह ये है कि चाहे पानी लीजिए तो आप पानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, पानी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, पानी आपका प्रकृति से रिलेटेड है। तो जो पंच महाभूत है या जो प्रकृति है वो सबका एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। चाहे वो कार्बन की साइकिल हो, चाहे हाइड्रोजन की साइकिल हो, चाहे नाइट्रोजन की साइकिल हो, चाहे ऑक्सीजन की, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इनको आप एक एक करके ट्रीट करेंगे तो पता चलेगा कि आपका बहुत सा हिस्सा छूट जाएगा। फिर आप यही होगा कि हमने 10% तो अचीव कर लिया, 90% तो सारे सिरों को एक साथ थामने की जरूरत है, और यही असल में विश्व पर्यावरण दिवस का मौका भी है और ये बताता भी। सर लौटूंगा आपके पास, डॉक्टर पटनायक भी मेरे साथ है। डॉक्टर पटनायक, जो सबसे बड़ी समस्या है जो एक आम आदमी को समझ में आता है वो हीट वेव सर, बदलते हुए मौसम में गर्मी का मिजाज। और आप मौसम विभाग से हैं तो मेरे तमाम दर्शक ये जानना चाहते होंगे सर, ये बदली हुई जो फिजाएं हैं, जो गर्म होती फिजाएं हैं, ये कब राहत देंगी सर? ये हीट वेव जो अभी बहुत सारे उत्तर भारत में या पूर्व भारत में भी काफ़ी जगह में हुआ है, हो रहा है। पिछले हफ्ते तो बहुत ज़्यादा था, अभी है सर, आज भी है सर, आज भी है, लेकिन थोड़ा सा कमी है अभी। तो ये तो देखिए, ये महीना में हम जो मई महीने में, ये तो हीट वेव का टाइम है। हर साल ऐसा नहीं होता है, लेकिन पिछले साल तो ऐसा नहीं था सर, हर साल ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं अगर याद करूंगा 1998 को बहुत भयंकर हीट वेव हो रहा था, 2003 को, 2005 को, 2015 को, अभी 2000 लास्ट साल को जून महीना में हुआ था। तो इस बार भी तो ये हीट वेव जो है धीरे धीरे टेम्परेचर का राइज तो है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर राइज है। तो हमको ज़्यादातर हीट वेव का जो डेज होता है एंड जो एक्सटेंड होता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा एंड कितना दिन रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बढ़ोतरी हो रहा है। वो उसको हम, और सर ये अचानक से नहीं हुआ है ना? नहीं, अचानक से नहीं, हम जानते थे ऐसा हो रहा है। यस, ये टेम्परेचर तो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और कभी कभी आपने भी देखा होगा कि पिछले हफ्ते बहुत जगह में लगभग 50 डिग्री तक भी आ गया है। तो ये काफ़ी हाई टेम्परेचर है। तो ये क्लाइमेट चेंज के कारण जो टेम्परेचर राइज है, तो हर साल तो सिस्टमेटिकली ऐसा राइज नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ साल में ये होगा, कुछ कुछ साल में कम होगा। तो ये हमारा जो पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम अगर सोचेंगे तो हमको अभी कितने दिन अभी ऐसे ही झुलसना है हमने। तो अगर हम उत्तर कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस की, और इसी के बहाने हम दूसरे एंगल्स को भी इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे लिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शर्मा मेरे साथ मौजूद है। तो डॉक्टर शर्मा, असल में एक आंकड़ा मेरे पास है जो ये बताता है कि मरुस्थलीकरण का प्रभाव दुनिया की आधी आबादी पर पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आधे हिस्से पर इसका बड़ा खतरा है सर। यानी पर्यावरण से जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, इकोनॉमिकली भी हम बहुत पीछे जा सकते हैं, इस तरह का खतरा भी है। जी, जैसा कि आपने बताया कि इतना नुकसान हो रहा है, और मैंने अपने पिछले वक्तव्य में बताया था कि जो पारिस्थितिकीय सेवाएं हैं, यानी कि इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, इसका मकसद ये है कि किस तरह से हम प्रकृति का मूल्यांकन करें। यानी कि जो प्रकृति से हमको नियामतें मिल रही हैं, अगर हम उसकी कीमत लगाएं। जैसे मैंने बताया कि जो मधुमक्खियां हैं, अमेरिका में एक अध्ययन हुआ है कि वो वहाँ पे हर साल लगभग 50 अरब US डॉलर का योगदान देती हैं, एक छोटी सी मधुमक्खी। तो कैचुए हैं, पक्षी हैं, कितनी विविधताएं हैं हमारे देश में, कितने रंग हैं। तो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया कि जो पृथ्वी, जो हमारी मृदा है, उसकी जो 15 सेंटीमीटर ऊपर की जो भाग होता है, उस पर पूरी मानव सभ्यता डिपेंड करती है, क्योंकि उसी से ही पौधे अपना भोजन लेते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी, इसीलिए इसका जो टाइटल है ना, लैंड रिस्टोरेशन, जो हमारी जो भूमि है, कैसे हम उसको पुनरुद्धार करें, कैसे हम उसको पुनः उसको ऐसा बनाएं ताकि वो उस पर हमारी सभ्यता टिकी रहे। तो ये बहुत ही सामयिक है। और दूसरी एक और अन्य बिंदु है डेजर्टिफिकेशन, और एक और है कि ड्रॉट रेजिलियंस, यानी कि आज जैसा कि बताया टेम्परेचर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और इसको हम इससे बच नहीं सकते। लेकिन किसानों के पास क्या इससे जूझने के उपाय हैं? हम कहते हैं, पहले हम बोलते थे ड्रॉट टॉलरेंट, अब हम कहते हैं ड्रॉट रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब ये है कि अगर आप स्प्रिंग को दबाएंगे
तो वो जब तक तो दबी रहेगी तब तक उस पर प्रेशर रहेगा, लेकिन फिर से वो उसी स्थान पे आ जाएगी। इसी तरह से हम बोलते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, यानी ऐसी खेती जो कि मौसम के दबावों को सहकर अपने उत्पादन को बरकरार रख सके और ग्रीन हाउस गैसें, जो हरितगृह गैसें उत्सर्जित होती हैं, उनको भी कम कर सके। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मरुस्थलीकरण है, ड्रॉट रेजिलियंस की हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने ड्रॉट रेजिस्टेंस की बात नहीं की कि अगर क्योंकि ये सच्चाई है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, सूखा बढ़ेगा, तो उससे हमको कैसे अपने सिस्टम को रेजिलिएंट बनाना है। ये बात कही जा रही है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, यानी हमको एक ऐसा आधारभूत ढांचा बनाना है कि चाहे अभी देखा ना, जरा सी बारिश होती है सब जगह पानी पानी भर जाता है, तो हमको अपना जो आधारभूत ढांचा है उसको ऐसा बनाना है कि कितना ही भी, मान लो अगर अर्थक्वेक भी आ गया या बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, लैंडस्लाइड्स हो गया, तो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे जो पुल हैं, सड़कें हैं, वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हों। इस तरह की बात हम करते हैं। दूसरी बात कि जो हमारी जो अब हम, जैसे मैं कृषि से जुड़ा हूँ, कि जो आजकल जो फसलों की जो प्रजातियाँ को विकसित किया जा रहा है, तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ऐसी किस्मों का विकास कर रहे हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, वो तापमान को सह सके। आपने देखा होगा जब फरवरी मार्च में जो तापमान बढ़ता है उस समय गेहूं का दाना पकता है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर दाना बढ़ जाता है तो 1 हेक्टेयर में लगभग 500 किलोग्राम तक की कमी आती है। तो उससे बचने के लिए ऐसी किस्मों का विकास किया जा रहा है कि जो अधिक तापमान को सह सकें, क्योंकि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है हमारी पर्यावरण में, तो ऐसी किस्मों का विकास किया जा रहा है कि जो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड में भी उच्च गुणवत्ता युक्त उपज प्रदान कर सकें। लेकिन सर, पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश, विश्व पर्यावरण दिवस, क्या वो कोशिश थोड़ी सही आपको लगता है फुलफिल हो पाई है सर, पूरी हो पाई है? देखिए, मैंने कहा ना कि कोशिश करनी चाहिए जरूर। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, कुछ ना करने का खामियाजा बहुत बुरा होगा। जैसे आज से 10-15 साल पहले जब क्लाइमेट रेजिलिएंट, मतलब क्लाइमेट चेंज की बात हुई, तो लोग काफ़ी, लेकिन जब ये देखा गया कि हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ प्लान या पॉलिसीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, तो उसका खामियाजा बहुत होना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे मूल्यांकन किए गए हैं कि अगर हम इस तरह की अर्थव्यवस्था बनाते हैं कि जो कि कार्बन न्यूट्रल हो, अभी जैसे आपने बताया ना कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस सेमिनार होते हैं, आजकल ये प्रचलन चल रहा है कार्बन न्यूट्रल कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि वो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि भी कितने लोग किस माध्यम से किस देश से आ रहे हैं, ठीक है, और कितने देर हमारा पीपीटी चलेगा, कितनी देर हमारी लाइटें चलेंगी, वो सब कुछ कैलकुलेट करके तो उसमें ये बता देते हैं कि भाई इस पूरे कॉन्फ्रेंस में लगभग 6 टन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। तो उस 6 टन कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो क्या करते हैं, खरीदते हैं मार्केट से। जैसे हमारा सेंसेक्स होता है ना, ऐसे ही कार्बन का बाजार है आज की तारीख में, उसको कार्बन क्रेडिट बोलते हैं, वहां से वो खरीद लेते हैं। तो वो जो पैसा है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऐसी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है जिससे पर्यावरण की रक्षा की जा सके। जैसा आपने बताया कि बहुत से उद्योग धंधे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो एक कानून है कंपनी लॉ में, 2013 में कानून है, द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो औद्योगिक घराने इतना पैसा कमाते हैं तो उनका ये नैतिक, न केवल नैतिक बल्कि वैधानिक दायित्व भी है कि वो पर्यावरण की रक्षा करें, उनका कुछ हिस्सा पर्यावरण में लगाएं। पर्यावरण चाहे वो ड्रॉट, चाहे वो सूखे से लड़ने के लिए या पेयजल की व्यवस्था करें, वृक्षारोपण करें, जैव विविधता संरक्षण करें, तो ये अब कानूनन बाध्यता है उनके लिए। तो ये सब चीजें चल रही हैं इसके साथ साथ। ठीक है, लेकिन मैठाड़ी साहब, क्या कानूनों के दायरे में रह के हम वो चीजें सीख पाते हैं जिनकी जरूरत है? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण कानून भी हमारे पास है, लेकिन क्या उस कानून का उस हिसाब से एग्जीक्यूशन हो पाता है? क्या इस कानून के तहत वो चीजें बदलती हैं जो हम चाहते हैं? इस तरह की लॉज वाकई एग्जिस्ट करते हैं सर, रेलेवेंट है? देखिए, जहां तक कानून की बात है, कानून इस देश के अंदर, आईपीसी के अंदर कितने कानून बने हैं, और कानून बनने के बावजूद क्या जुर्म खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ ना। कि हम एक नया कानून बनाते हैं, फिर नया जुर्म के तरीके पैदा हो जाते हैं। तो कानून ना बनाए, मतलब नहीं, कानून बनाए लेकिन उसका सख्ती से पालन हो। तो आज जो हमारा प्रकृति पर्यावरण के रूप में है, पर्यावरण के लिए सरकार कौन सरकार नहीं करती? वृक्ष मित्र होने चाहिए, वृक्ष लगाने चाहिए। आज से नहीं, मैं सन 70 से सुन रहा हूँ, लेकिन उस पर हम कितना अमल कर पाते हैं? आज की डेट में सबसे बड़ी बात, परिवर्तन आए हैं कानून के साथ में। हम देखें कि आज के समय में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के PGDAV सांडे कॉलेज में, हमारे प्राचार्य प्रोफेसर RK गुप्ता जी, उन्होंने क्या किया कि हम कई सालों से, पिछले 5 सालों से अपने कॉलेज में कोई
फूल माला की माला अपने गेस्ट को या किसी प्रोग्राम में गेस्ट को नहीं देते, एक पौधा दान करते हैं। अच्छा। हम तुलसी का पौधा है, आंवला का पौधा है, ये आम का पेड़ है, एक गमले से एक पौधा दान करते हैं, जिससे कि जो गेस्ट आ रहा है हमारे यहाँ पे उस पौधे को अपने घर में लगाएंगे तो पर्यावरण में एक योगदान होगा। हम देखते हैं, हम वैदिक परंपरा के अंदर भी हम कई जगह में, मैं उत्तराखंड के अंदर मैं देखता हूँ, एक कल्याण सिंह मैती हुए थे, अध्यापक थे, कल्याण सिंह रावत नाम था उनका, उनको मैती मैती के नाम से पुकारा जाता है, मैती बताया जाता है। 2021 में भारत सरकार ने 20 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री भी दिया। उन्होंने एक नियम बनाया कि जो लड़की अपने घर से दुल्हन विदा होगी, अपने मायके के घर आंगन में एक वृक्ष रोप के जाए। मैती माने मैती माने मायके में। वो आपके पिथौरागढ़ के अंदर ही एक कांडपाल साहब एक अध्यापक हैं, वो जिस स्कूल में जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, 1 लाख से ऊपर पेड़ लगा चुके हैं। आपने लगाए सर कुछ पेड़? हमने लगाए। मैं अपने ढांगू, मैंने कहा कि अपने गाँव में ढांगू हम लगातार जाते रहते हैं। हम अपने लगाने के बाद उनको देखा भी है, छोड़ दिया? क्योंकि लगा तो हम देते हैं सर। हाँ, मेंटेन नहीं हो पाते। ये तो आप ठीक है। दिल्ली से उत्तराखंड पेड़ों को देखने चले जाते हैं सर? नहीं जा पाते, ये कटु सत्य है। क्योंकि इसमें हम झूठ बोल दें कि नहीं जी मैं उसको लगातार देखने आता हूँ, या कितने लग पाते हैं, नहीं लग पाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पलायन होने के कारण गांव खाली हो गए। ये जो कंसिस्टेंसी है ना, लगातार किए जाने वाले प्रयास, यहाँ पे बहुत बड़ा झोल है सर। हम वो कंसिस्टेंसी निभा नहीं पाते हैं। हम पेड़ लगा के अपने को दिखा तो देते हैं कि देखिए हम पर्यावरण के प्रति संजीदा हैं, लेकिन उसके बाद वो सूखा पड़ा, पानी हुआ नहीं हुआ, उस पेड़ का क्या हुआ हम देख नहीं पाते। तो सर वो प्रयास जो किया वो तो फेल हो गया। इसीलिए तो नहीं पर्यावरण के हो पा रहा है हम लोग, मतलब हम सब लोग का प्रयास, सामूहिक प्रयास नहीं हो पा रहा है। या मैंने पेड़ लगा दिया तो दूसरा व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता कि इस पेड़ को, पौधे को मैं पानी दे दूं, ये बड़ा हो जाए। वो कहेंगे जिसने पेड़ लगाया ये उसकी जिम्मेदारी है। मतलब मैंने क्या कहा, कलेक्टिवली। तो आप दूसरों के पेड़ में पानी देते हैं सर? बड़ा ऐसा अटपटा क्वेश्चन है आपका। अरे सर, हाँ, जब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे लगाए गए पेड़ पे कोई दूसरा पानी दे, तो क्या किसी दूसरे के लगाए गए पेड़ पे आप पानी देते हैं? हाँ, मैंने क्या कहा कि जहां बड़े लेवल पे, गांव के लेवल पे या बड़े क्षेत्र में जब लगाते हैं, मैं कहता हूं ना, ये शिविर, ये गोष्ठियां, ये चर्चा होती हैं, आदर्शवादी बातें हम करते हैं, लेकिन इस 55 मिनट के कार्यक्रम के बाद भी निकल के हम फिर उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। जल्दी मैं कानून की बात कर रहा हूं कि कानून, एनजीटी कानून का जो अभी बनने का, आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर निगमबोध घाट है, अंतिम मोक्ष का स्थल हम कहते हैं। पहले उत्तराखंड है या बिहार है या उड़ीसा के जितने लोग अपने अंतिम अंत्येष्टि के लिए यमुना तट पे उनका सरकार करते हैं। लेकिन आज सरकार ने, जब पर्यावरण सरकार के उसको पर्यावरण को लेकर सख्त हुई है, तो आज वो जलना बंद हो गया है। ठीक है, तो ठीक है। तो ये प्रयास लगातार किए। ठीक है सर, समझ गया मैं आपकी बात। गुंजन मिश्रा भी मेरे साथ है। गुंजन मिश्रा सर, मेरे पास एक आंकड़ा जो बताता है कि 2000 के बाद से जो सूखे और जो उसकी अवधि है उसमें 29%, 29% की वृद्धि हुई है। और अगर 2050 तक यही टेम्पो बरकरार रहा तो दुनिया की 3/4 से ज्यादा आबादी इसकी जद में होगी। सर ये आंकड़ा तो डराने वाला है। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये आंकड़ा डराने वाला है, और ऐसे बहुत से आंकड़े हैं जो डराने वाले हैं। हाँ। और उसकी वजह ये है कि अभी तक हम लोग सिर्फ मेरे हिसाब से देखा जाए तो हम सिर्फ ऊपर एक हवाई तैरने की बात कर रहे हैं, और हम अब उस पे पॉइंट पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। सच ये है कि जलवायु परिवर्तन हो क्यों रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये सब ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, लेकिन मेरा तो मानना ये है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस एक रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, जी। लेकिन धरती के अंदर जो खनिज हैं, जो पानी है, इनका दोहन जो हो रहा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। धरती पे जो ताप बढ़ रहा है, तो धरती की जो मैग्नेटिक पावर है वो भी कम हो रही है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसकी गति में, वेलोसिटी में जो परिवर्तन हो रहा है, जो ब्रह्मांड में जो क्रियाएं हो रही हैं, वो भी जिम्मेदार है। ठीक है, तो जिम्मेदारी के कई पैमाने, समाप्ति के साथ रोक रहा हूं, टीवी की मजबूरी है, समय की बाध्यता है। चलते चलते डॉक्टर पटनायक साहब, सर इस बदलते हुए मौसम में, इस बदलती हुई फिजा में कैसी उम्मीद करें कि मौसम हमारा साथ दे, और विश्व पर्यावरण दिवस पे आखिरी कोई संदेश या कमेंट आप जो देना चाहें मेरे व्यूवर्स को सर, 30 सेकंड में प्लीज। तो विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि विज्ञान जो टेक्नोलॉजी है हमारे मदद के लिए ऑलवेज अवेलेबल है। हम उसको भरपूर उपयोग करें, जैसे कि सारे के में, जैसे बायोफ्यूल बताया मैंने, हमारा
अपने जन्मदिन पे, अपने बच्चों के जन्मदिन पे, अपने माता पिता के जन्मदिन में, या माता पिता साथ नहीं है तो उनकी स्मृति में एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि ये पेड़ जब लगेगा तो देखिएगा उसका असर होगा। और छोटे 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 एफर्ट्स जब हम करेंगे तो एक बड़ी तस्वीर हम और आप देख पाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। हाँ, अगर पेड़ कोई लगाए तो मुझको सोशल मीडिया पे पोस्ट जरूर करिएगा, उस तस्वीर को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे तमाम व्यूअर्स कितने समझदार हैं और कितने जागरूक हैं। मुझे आपकी तस्वीरों का इंतजार रहेगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और इंतजार रहेगा इस पर्यावरण के बदलने का। बहुत शुक्रिया आप सभी का डीडी किसान देखने के लिए, सच के साथ देखने के लिए। नमस्कार।